को, है ना। स्ट्रक्चर एटम को क्या क्या पता होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन का, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों का मैं लिखा हूँ, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन चार्ज ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन और चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है ना। एक रिलेशन और कि मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का बेटा रेशियो क्या होता है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन टू दैट ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो आपको दिख रहा होगा दैट इज 1837, है ना। इसको हम लोग बेटा मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग कभी कभी क्या लिखते हैं, 1837 को 1800 भी लिख लेंगे, 1840 भी लिख लेते हैं ना, 1840, है ना। ये लेके आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इलेक्ट्रॉन बेटा कैसे मिला था सबको पता है होपफुली, कैथोड रेज की हेल्प से। प्रोटॉन कहाँ से मिला, विद हेल्प ऑफ एनोड रेज। एनोड रेज का दूसरा नाम और क्या होता है, एनोड रेज को और किस नाम से जानते हैं बेटा, कैनाल रेज, है ना, ये सर नो, ठीक है। तो उसको हम लोग कैनाल रेज के नाम से भी जानते हैं। तीसरा न्यूट्रॉन को किसने डिस्कवर किया था, जेम्स चैडविक। किसने डिस्कवर किया, जेम्स चैडविक ने। किसकी हेल्प से किया बेटा, क्या किया था उन्होंने ऐसा जिसकी वजह से हम लोगों को न्यूट्रॉन मिला, बेरिलियम पे अल्फा पार्टिकल्स डाले थे। क्या किया था, बेरिलियम पे अल्फा पार्टिकल्स डाले तो क्या क्या बना, एक कार्बन बना और कुछ न्यूट्रल पार्टिकल्स निकले, ऐसा था जिनको हम लोग न्यूट्रॉन्स बोले थे। जो पार्टिकल्स निकले तो उनको इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से पास कराया गया, देयर वाज नो डेविएशन इन देयर पाथ, जिस वजह से उनको क्या बोला गया, न्यूट्रॉन्स बोला गया। हाँ ठीक है, क्लियर है आप सभी को ये बात। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन किसने दिया था, किसने बताया इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, किसने बताया था, मिलिकन ने। मिलिकन ने बताया, क्या किया था मिलिकन ने ऐसा जिससे चार्ज मिला हम लोगों को, एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसको बोलते थे हम लोग ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, है ना। विद हेल्प ऑफ ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट हम लोगों को क्या मिला, चार्ज तो इलेक्ट्रॉन मिला और प्रोटॉन मिल गया हम लोगों को। न्यूट्रॉन का चार्ज होता है वो जीरो होता है क्योंकि वो न्यूट्रल पार्टिकल है, ठीक है। हम लोग जब तक एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तब तक मास ऑफ प्रोटॉन को नियरली मास ऑफ न्यूट्रॉन के इक्वल यानी सेम मास लेके हम लोग काम करेंगे। हम लोगों को सारे आंसर्स मिल जाते हैं, कोई दिक्कत उसको करने में नहीं आएगी। एटॉमिक स्ट्रक्चर में जब हम लोग पढ़ेंगे रेडियो एक्टिविटी वाला पार्ट, तो हम लोग अलग अलग थोड़ा सा उसको डील करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अभी उसको अलग अलग कुछ करने का जरूरत नहीं है। ये सब पढ़ने के बाद में हम लोगों को पढ़ना होता है कि एटम के मॉडल्स क्या क्या थे। तो वो बेसिक थ्योरी है बहुत ज्यादा, होपफुली आपको आता होगा, मैं जल्दी जल्दी से उसको आपके सामने डिस्कस करूंगा। बट हम लोग एटॉमिक मॉडल्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो एटॉमिक मॉडल था वो किसका था बेटा, ये थॉमसन का। ये थॉमसन ने क्या बोला था बेटा, इनका एक सिंपल सा पॉइंट था कि एटम इज अ स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज एम्बेडेड इन इट, ऐसे था। एटम जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर होता है, उसके अंदर बेटा कहीं ना कहीं क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। सब लोगों को पता नहीं बात, है ना। दूसरा इन्होंने क्या बोला बेटा, दूसरा पॉइंट इन्होंने बोला कि विद इन एटम पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू नेगेटिव चार्ज, सो एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, है ना। एटम के पास जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो किसके इक्वल होता है, नेगेटिव के इक्वल होता है, जिस वजह से जो एटम होता है वो कैसा होता है बेटा, दैट इज न्यूट्रल। इज इज क्लियर, सभी को क्लियर है। 2 पॉइंट्स कि एटम बेटा जो होता है इट इज अ स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज एम्बेडेड इन इट। विद इन एटम पॉजिटिव चार्ज किसके इक्वल होता है, नेगेटिव के इक्वल होता है, इस वजह से एटम कैसा होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता है। बेटा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है तो एटम आपको ऐसा दिखता था कुछ, है ना। क्या दिखते बता, इस मॉडल को लोग प्लम पुडिंग मॉडल, वाटरमेलन मॉडल के नाम से भी जानते थे। तो शायद मुझे लग नहीं रहा कि आपको दिख रहा होगा कि इस वाटरमेलन के अंदर इन्होंने क्या बोला कि जो पल्प होता है, पल्प जो होता है, पल्प मतलब रेड वाला जो पार्ट होता है वो कौन होता है बेटा, वो पॉजिटिव चार्ज होता है। और जो सीड्स होते हैं, सीड्स सीड्स है ना, सीड्स जो होते हैं वो कौन होते हैं बेटा, वो सीड्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना। इन्होंने बोला एटम के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। ये आपको वाटरमेलन दिख रहा है सही से, सीड्स दिख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन लिखा हुआ दिख रहा है इसमें, इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज, है ना। जो पल्प वाला पार्ट है वो क्या है, वो पॉजिटिव चार्ज है। समझ में आ रहा है अभी सभी लोगों को, क्या बोल रहा हूँ, आधा घंटा, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ बेटा, ठीक है। और जो हम लोगों के पास में सीड्स है बेटा वो कौन होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। ये फेल क्यों हो गया था, व्हाट इज इट्स लिमिटेशन, कोई बताएगा, लिमिटेशन क्या है इनकी, क्या है लिमिटेशन। सर जी, जो नेगेटिव चार्ज है वो घूमते घूमते पॉजिटिव चार्ज से टकरा के लास्ट हो जाएगा, घूमते घूमते क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज से टक, टक, टकरा जाएगा सर।
टकराना नहीं चाहिए था। हाँ टकराने से क्या दिक्कत हो रही है तुम्हें, परेशानी है सर, तुम्हें? ब्लास्ट हो जाएगा, हो अच्छा, जाएगी। टकराएंगे तो ब्लास्ट हो जाएगा। यस सर। ऐसा था कि कुछ पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन से टकरा जाएगा तो ब्लास्ट हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है। चलो, बड़ा इनका फेलियर क्या था कि इनके बाद में, हाँ इनके बाद में ये आ गए रदरफोर्ड, है ना। कौन आ गया बेटा इनके बाद में? रदरफोर्ड ने कौन सा वाला एक्सपेरिमेंट किया? अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, है ना। इनके जो एक्सपेरिमेंट था, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और किसको जाके बोला? बोर को, थॉमसन को बोला कि इसको एक्सप्लेन करो अपने मॉडल के बेस पे। जो मैंने एक्सपेरिमेंट किया वो एक्सप्लेन, मतलब उनके मॉडल के बेस पे रदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल जो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था वो एक्सप्लेन नहीं होता था, है ना। तो सबसे मेन रीजन तो उनके फेलियर का ही था। दूसरा ये भी था कि जो मॉडल था दैट डू नॉट एक्सप्लेन हाउ मॉलिक्यूल इज फॉर्म। आप सोच के देखो कि अगर उसके अंदर से आप लोग इलेक्ट्रॉन्स को, इसके अंदर से आप लोग, इसके अंदर से बेटा आप लोग क्या इलेक्ट्रॉन्स को निकाल पाओगे इसके अंदर से? जब लोगों के पास मॉडल था यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कैसा है बेटा, इनसाइड है ना, तो ये कैसे बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा? ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करके बेटा कैसे मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेगा, कि इन्होंने बिल्कुल भी इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं दिया। तो दो मेन रीजन थे कि इन्होंने एक तो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कैसे होता है उसको एक्सप्लेन नहीं किया था, उसके साथ साथ में एक और फेलियर का रीजन क्या था, इन्होंने ये नहीं बताया कि जो रदरफोर्ड ने ऐसा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था, उनका जो इनका थ्योरी था वो उसको बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, ठीक है। इनका एक फायदे का, इनका एक काम का पॉइंट यही था कि एटम के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो किसके इक्वल होता है? नेगेटिव के इक्वल होता है। और एटम कैसा होता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता है, ठीक है। चलो, ये न्यूट्रलिटी को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। बट सेकंड हम लोगों के पास में रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, बट ऑब्जर्वेशन क्या था? इन्होंने क्या किया, एक अल्फा पार्टिकल्स बॉम्बार्डिंग हम लोगों के पास मशीन है बेटा, एमिटर है, इससे क्या किया, इससे पार्टिकल्स डाले गए, किस पे डाले गए बेटा? गोल्ड फॉइल पे, है ना। गोल्ड फॉइल पे जब अल्फा पार्टिकल्स डाले गए तो क्या ऑब्जर्वेशन था? एक डिटेक्टिंग स्क्रीन हम लोगों ने लगा के रखा है कि पार्टिकल्स कहाँ पे जाकर टकराएगा वो पता करने के लिए। तो ऑब्जर्वेशन क्या था बेटा इसमें, कि जो मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स थे वो सीधे निकल के जा रहे थे। कुछ पार्टिकल्स में डेविएशन आ रहा था स्मॉल एंगल पे, कुछ पार्टिकल्स में डेविएशन आ रहा था लार्ज एंगल पे, है ना। कुछ पार्टिकल्स थे नहीं 20,000 में से नियरली 1 पार्टिकल ऐसे थे जो वापस लौट के आ रहा था। ऑब्जर्वेशन थे, द सबसे पहला ऑब्जर्वेशन था कि मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स पास्ड विदाउट एनी डेविएशन, फ्यू पार्टिकल्स पास्ड एट स्मॉल डेविएशन एंड एट फ्यू एट लार्ज एंगल्स, है ना। कुछ पार्टिकल्स स्मॉल पे, कुछ पार्टिकल्स लार्ज एंगल पे डेविएट हुए, एंड फाइनल 1 पार्टिकल आउट ऑफ 20,000 पार्टिकल्स वाज रिफ्लेक्टेड। ऐसे थे बेटा। तो रिजल्ट क्या आया? व्हाट वाज द रिजल्ट? रिजल्ट था, हाँ बताओ। अल्फा पार्टिकल्स जो होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज के होते हैं, ठीक है। सेम चार्ज तो बेटा पहले से पता था, मैक्सिमम स्पेस न्यूक्लियस का एटम में पता चला। खाली होता है। क्या बोल रहे हो अनुष्का? मैक्सिमम स्पेस एटम में एम्प्टी होता है। हाँ, सबसे पहला पॉइंट था कि मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स, ये हम लोगों का एटम मिल गया, सिंपल सी कहानी है ना। मतलब सबसे पहली बात ये थी मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स पास्ड विदाउट एनी डेविएशन, उनके पास में कोई डेविएशन नहीं आया, तो उनको रोकने वाला कोई नहीं था, उनको रोकने वाला कोई नहीं था। तो बेटा इन्होंने क्या बोला कि एटम इज ए होलो स्फीयर। एटम क्या होता है? होलो स्फीयर होता है। एटम इज ए होलो स्फीयर मतलब मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड एन एटम इज एम्प्टी। मैक्सिमम जगह जो एटम के अंदर होता है बेटा वो कैसा रहता है? वो खाली रहता है। समझ में आया? सबसे पहला ऑब्जर्वेशन इस पॉइंट के बेस पे। दूसरा था बेटा फ्यू पार्टिकल्स पास एट स्मॉल एंगल्स एंड फ्यू एट वेरी लार्ज एंगल्स। कुछ पार्टिकल्स बेटा बहुत छोटे एंगल पर डेविएट हुए और कुछ पार्टिकल्स में डेविएशन कैसा था? काफी ज्यादा था। तो इसका मतलब क्या था? एक बार सोच के तो अल्फा पार्टिकल कौन होता है? कौन होता है अल्फा पार्टिकल? He2+. हाँ आर्यन, He2+ ना, हीलियम न्यूक्लियस को हम अल्फा पार्टिकल बोलते हैं, हीलियम टू पॉजिटिव चार्ज हीलियम, ठीक है। तो ये बता अल्फा पार्टिकल को डेविएट कौन कर सकता है? क्या इलेक्ट्रॉन कर सकता है? Positive. प्रोटॉन डेविएट कर सकता है उसको? अकेला प्रोटॉन कर देगा डेविएट? अकेला प्रोटॉन एक अल्फा पार्टिकल को डेविएट कर देगा? बताओ सोच के। बेटा कभी घर पे बचपन में मैग्नेट लेके खेलते होगे ना, तो मैग्नेट घूमता था कि जो आयरन के छोटे छोटे पार्टिकल्स थे वो आते थे मैग्नेट के पास में।
आयरन के छोटे छोटे पार्टिकल्स आते थे ना, और कहीं पे अगर आयरन का रॉड पड़ा हुआ है उसके पास से गुजर गए तो मैग्नेटिक चिपक जाता था जाके। तो डेविएशन किसके पाथ में आता है? जो लाइट पार्टिकल्स होते हैं जिनका मास कम होता है। हैवी पार्टिकल तो डेविएट नहीं करता ना। तो हीलियम तो हैवी पार्टिकल है ना, हीलियम का न्यूक्लियस का जो मास होगा वो हाइड्रोजन प्रोटॉन से 4 गुना होगा ना। उसके पास में 2 प्रोटॉन्स होते हैं, 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं, नियरली 4 टाइम्स। और अल्फा अगर इलेक्ट्रॉन से बेटा कितना ज्यादा हैवी हो गया? एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन से 1840 टाइम्स हैवी होता है, 1840 गुना। थोड़ा 4 प्रोटॉन्स यानी 4 जो न्यूक्लियस होगा हीलियम का वो कितना ज्यादा हैवी हो जाएगा? नियरली 7300 टाइम्स। ऐसे होगा ना, 7000 से कुछ ज्यादा टाइम्स हैवी हो गया ना। तो क्या उसको एक इलेक्ट्रॉन डेविएट कर सकता है? तो क्या उसको एटम के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सब इकट्ठे होकर डेविएट कर सकते हैं? यस सर। नॉट पॉसिबल बेटा। एक एटम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं? एक। जितना एटॉमिक नंबर होगा उसका। हाँ। एटॉमिक नंबर कितना मिल गया? 118। तो क्या 118 इलेक्ट्रॉन्स मिलके अपने से 7000 है ज्यादा है 7000 गुना हैवी पार्टिकल को डेविएट कर पाएंगे? नहीं कर सकते ना बेटा। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? नहीं कर सकते डेविएट। तो इलेक्ट्रॉन तो डेविएट कर ही नहीं सकता। कौन कर सकता है? प्रोटॉन डेविएट कर सकता है। अकेला प्रोटॉन भी नहीं कर सकता क्योंकि 4 गुना कम है भी है, बहुत सारे प्रोटॉन्स चाहिए। ठीक है ना। मतलब कुछ पार्टिकल्स में डेविएशन आ रहा है, अल्फा पार्टिकल्स में, वो भी फिर एक फिक्स्ड रीजन में आ रहा है। इसका मतलब ये कि मतलब एक पार्टिकल्स में डेविएशन आ रहा है बहुत कम पार्टिकल्स में, और एक ये भी था 20,000 में से नियरली 1 पार्टिकल रिफ्लेक्ट हुआ था। तो मतलब एटम के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो एक ही जगह पे इकट्ठा होता है ना। जिस जगह पे इकट्ठा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इन्होंने बोला कि इनसाइड एन एटम देयर इज अ एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल इन इट सेंटर नॉन एज न्यूक्लियस। उन्होंने क्या बोला? एटम के सेंटर में एक पॉजिटिव चार्ज का पार्टिकल होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? न्यूक्लियस बोलते हैं। और न्यूक्लियस के पास में कौन कौन होते हैं बेटा? न्यूक्लियस के पास में न्यूक्लियस कंसिस्ट प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, है ना। और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? वो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते रहते हैं। जिस पाथ में वो रिवॉल्व करते हैं उस पाथ को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? दैट सर्कुलर पाथ इज नोन एज ऑर्बिट और शेल। यहाँ तक का कहानी सर सभी को क्लियर है? सर सबको आता होगा ये कहानी, ठीक है ना। एक ऑब्जर्वेशन इनका ये भी था कि बेटा अगर हम लोगों के पास में एटम का रेडियस अगर 10⁻⁻15 सेंटीमीटर का है, -10 सेंटीमीटर का, तो इसका बेटा ये रेडियस ऑफ एटम है। एटम का अगर ये रेडियस है तो 10⁻⁻15 का सेंटीमीटर का बेटा क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, बहुत छोटा होता है। इन्हें बोला था कि एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो बहुत ज्यादा छोटा होता है। क्यों? ऑब्जर्वेशन इस पॉइंट के बेस पे था कि नियरली 20,000 में से एक पार्टी का रिफ्लेक्ट कर रहा है, मतलब जो पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है बहुत छोटे जगह में रखा हुआ है ना। इन्होंने बोला कि इनसाइड एन एटम पॉजिटिव चार्ज इज कॉन्सेंट्रेटेड एट वन प्लेस, है ना। और जो जगह जहाँ पे वो कॉन्सेंट्रेटेड रहते हैं, आप लोग इकट्ठा रहते हैं, दैट इज वेरी स्मॉल प्लेस। इसको आप लोग ऑब्जर्वेशन में लेके आ सकते हो। मान लो एक बॉल बेटा क्रिकेट का, आप लोग क्रिकेट सब लोग शायद खेले होंगे, तो क्रिकेट का बॉल को बेटा जिसका हम लोग मान लेते हैं जिसका डायमीटर 5 सेंटीमीटर का होता है। कितने का होता है? 5 सेंटीमीटर होता होगा ना। 5 सेंटीमीटर हो सकता है या नहीं हो सकता है? ठीक है ना। बॉल देखा है तुमने, है ना। तो 5 सेंटीमीटर के आसपास तो बेटा उसका रेडियस डायमीटर होता होगा ना, 2.5 सेंटीमीटर रेडियस में मान लिया। अगर उसको हम लोग क्या मान लें? उसको न्यूक्लियस मान लें। उसको क्या मान लें? न्यूक्लियस। तो सोच सकते हैं एटम कितना बड़ा होगा? इस रूम के बराबर जिसमें मैं खड़ा हूँ, इतना ही बड़ा होगा ज्यादा से ज्यादा। उसका आर्यन इतने होगा, कुछ और भी हो सकता है। मान लो जिस रूम में मैं जिस घर में हूँ उसके पूरा कोचिंग के बराबर हो सकता है हमारे के। उससे बड़ा कहाँ से आएगा? बेटा कितने जीरो का डिफरेंस है देखो, 5 जीरो का ना। तो 5 सेंटीमीटर का बेटा अगर मेरे पास में ये बॉल है तो एटम कितना बड़ा होगा? 5 लाख सेंटीमीटर। इतना सेंटीमीटर बेटा। सेंटीमीटर इतना मतलब 2 जीरो हटा दो तो मीटर बन जाएगा, 5 मीटर। और तीनों जीरो हटा दो तो बेटा क्या बन जाएगा? किलोमीटर। मतलब अपने से बेटा 5 किलोमीटर के एरिया में घूमना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? जैसे 5 किलोमीटर के एरिया के सामने उस बॉल का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है ना, ऐसे एटम के सामने भी न्यूक्लियस
जहाँ पे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स रखे होते हैं उसका कोई खास एग्जिस्टेंस नहीं होता, बहुत छोटा होता है। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? क्लियर है अच्छे से आपको? ठीक है ना? तो एटम के सामने जो न्यूक्लियस होता है बहुत ज्यादा छोटा होता है, पूरा का पूरा स्पेस एटम के अंदर कैसा होता है? खाली पड़ा रहता है। नियरली परसेंटेज निकालोगे तो 99 पॉइंट समथिंग परसेंटेज निकल के आ जाएगा। लेकिन एक्चुअल में जो मास ऑफ द एटम होता है वो किसके अंदर होता है बेटा? दैट इज ऑलवेज कॉन्सेंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस। जो हैवी पार्टिकल्स है वो किसके पास में है? वो न्यूक्लियस के पास में होते हैं। इट इज क्लियर? सभी को समझ में आ रहा है? यस सर। दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। ये सब मुझे शायद आपको शायद सबको समझ में आता होगा, इसका आपको नोट भी नहीं करना है। इसके आगे जो मैं बताने वाला हूँ वो आपको नोट करना है थोड़ा सा पॉइंट। ठीक है बेटा? ये सभी को क्लियर है बेटा? इन्होंने एक अच्छा रिलेशन दिया था, बहुत अच्छा। इन्होंने एक रिलेशन दिया कि जो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस होता है, किसका रिलेशन दिया बेटा? रेडियस ऑफ जो न्यूक्लियस होता है आर जो होता है वो किसके इक्वल होता है? दैट इज ऑलवेज इक्वल टू आर नॉट ए टू द पावर 1/3। ए टू द पावर 1/3। आर नॉट क्या बेटा? यहाँ पे कांस्टेंट है। आर नॉट इज 1.33 इंटू 10 टू द पावर -13 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा? आर नॉट क्या है? कांस्टेंट है। और ए क्या है आपको पता होगा? एटॉमिक मास नंबर। हाँ या ना? एटॉमिक नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग? जेड से करते हैं ना? यस सर। एटॉमिक मास नंबर को किससे करते हैं बेटा हम लोग? ए से करते हैं। ठीक है ना? ए से। इन्होंने काफी अच्छा रिलेशन दिया। इन्होंने क्या बोला कि जो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस होता है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू आर नॉट इंटू ए टू द पावर 1/3। ठीक है? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अरे सर। दूसरा बात ये कि बेटा अगर आपको डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस निकालना है, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस क्या होगा मुझे बता सकते हो? व्हाट विल बी द डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस? यहाँ से एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन आता है जो पूछा गया एक बार एग्जाम में। हाँ, डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम ऐसे ही होगा ना? अरे हाँ या ना? यस सर। अगर आपको निकालना है वॉल्यूम तो किसके इक्वल होगा बेटा? वॉल्यूम किसके इक्वल होगा? 4/3 पाई आर क्यू। 4/3 पाई आर क्यू। 4/3 पाई आर क्यू का मतलब 4/3 पाई आर की जगह क्या रखूंगा मैं? आर नॉट इंटू ए का क्यू तो हो जाएगा आर नॉट का क्यू इंटू ए का की पावर 1/3 की पावर 3। तो ये 1 हो ए हो जाएगा ना? तो हाँ या ना? आपसे पूछो मास कितना होगा बेटा? मास कितना होगा? मास ऑफ न्यूक्लियस कितना होगा? मास कितना होता है? एटॉमिक नंबर की, एटॉमिक मास नंबर के इक्वल होता है ना? पूछो ऑक्सीजन के न्यूक्लियस का मास कितना होगा? एक न्यूक्लियस का तो बोलेंगे हम लोग कितना? 1 AMU। मैं पूछ ऑक्सीजन का पूछ रहा हूँ तो 16 AMU, 1 नहीं है ना? हाइड्रोजन का पूछूंगा तो 1 AMU लिखोगे, ऑक्सीजन का पूछूंगा तो 16 AMU लिखोगे। AMU का मतलब पता? मास ऑफ नियरली प्रोटॉन है ना? 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। ऐसे होता है कि नहीं होता? चलो आपसे पूछो मास क्या होगा तो हम लोग लिख सकते हैं ना? मास जो होगा वो एटॉमिक मास इंटू AMU होता है। AMU। सर नो? यस सर। हाँ या ना? एटॉमिक मास नंबर इंटू AMU ऐसा होता है कि नहीं होता? सबको क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है लिखने में? समझ में आ रहा है? इधर वाला समझ में आ रहा है? डेंसिटी निकालोगे तो क्या रहेगा बेटा? डेंसिटी विल बी इक्वल टू A इंटू AMU अपॉन 4/3 पाई आर क्यू, आर नॉट का क्यू इंटू ए। तो ए से ए जाएगा बेटा? ए से ए जाएगा तो क्या बचेगा? ये बचेगा बेटा सिंपल, ये बचेगा डेंसिटी बचेगा AMU अपॉन 4/3 पाई आर नॉट का क्यू, है ना? यस अच्छा ये बताओ आपको ये AMU का वैल्यू पता है कि नहीं पता? 1.6 into 10 to मैं the पूछ नहीं रहा, ये हाँ ना बोलो बस। यस सर। ये 4/3 का वैल्यू पता है तुम्हें? नहीं पता तो निकाल लेना। पाई यस सर। आर नॉट कुछ ऐसा है जो आपको नहीं पता? आपने कौन से वाले एटम का डेंसिटी निकाला? हाइड्रोजन का कि ऑक्सीजन का? का निकाला? ऑक्सीजन का नहीं निकल के आएगा ये? ये डेंसिटी ऑक्सीजन का है कि हाइड्रोजन का है? तुम लोगों से ऑप्शन तुम बताओ। हाइड्रोजन का है। अनुष्का किसका है? सेम सेम आएगा ना बेटा? ए से तो एक कैंसिल हो ही जा रहा है। दोनों भी आया। मतलब डेंसिटी ऑफ एवरी न्यूक्लियस इज सेम। नोट करके लिखो एक पॉइंट। डेंसिटी, ये पूरा डेरिवेशन लिख लेना। डेंसिटी ऑफ एवरी न्यूक्लियस इज सेम। यस और नो? हर न्यूक्लियस का डेंसिटी कैसा होता है बेटा? सेम होता है कि नहीं होता?
यस सर। समझ में आ रहा है आप लोगों को अच्छे से? यस सर। चाहे वो हाइड्रोजन का हो, ऑक्सीजन का हो, क्लोरीन का हो। इसका मतलब क्या होता है बेटा? इसका डेंसिटी ऑफ एवरी न्यूक्लियस से मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं, वो हर एटम के अंदर, हर न्यूक्लियस के अंदर सेम स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। डेंसिटी तो सभी तभी सेम हो सकता है ना, जब वो हर जगह पे सेम स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। सेम स्पेस ऑक्यूपाई करेगा मतलब रेशियो तो सेम आ जाएगा ना फिर। यस समझ आ सर। रहा है कि नहीं आ रहा? मान लो एक प्रोटॉन हाइड्रोजन एटम के अंदर कुछ 1 यूनिट वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, तो ऑक्सीजन के अंदर कितना वॉल्यूम बेटा, कितना वो है प्रोटॉन्स? 8 प्रोटॉन्स है, तो वो कितना यूनिट वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा? 8 यूनिट करेगा ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? वो सेम यस सर। वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता जाएगा ना, तभी तो डेंसिटी सेम आ सकता है। यस सर। सभी को समझ में आ रहा है अच्छे से? Yes, sir. कॉपी करो इसको। हो गया बेटा कॉपी? अनुष्का कॉपी हो गया? आर्यन? तुषार आपका हो गया? आशुतोष? यस सर, हो गया। हो गया आशुतोष का भी। प्रशांत आपका हुआ क्या? प्रशांत नहीं क्लास में? ठीक है बेटा, हो गया तुम्हारा? बट इसके आगे हम लोग जो बातें करेंगे वो आज मैं डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ईएमआर आप लोग पढ़े हो कि नहीं पढ़े? ईएमआर कुछ पढ़े? ईएमआर के बारे में थोड़ा बहुत? नो सर। ईएमआर आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्या क्या रहता है, कुछ सर्टेन प्रॉपर्टीज, ठीक है ना? तो ये स्पीड ऑफ लाइट से चलते हैं, मीडियम इनको नहीं चाहिए, मतलब वैक्यूम में चल सकते हैं, एनर्जी को कैरी कर सकते हैं, एनर्जी ऑफ ईएमआर जो होता है वो इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है, एंड सो ऑन, है ना? तो वेव का कुछ प्रॉपर्टी पढ़ा आपने? वेव आपको दिखा है जो बना हुआ है स्क्रीन पर? दिख रहा है आप लोगों को? थोड़ा बहुत दिख रहा है? चलो। यस सर। ओ, इसमें तो बहुत कम दिख रहा है ना। इसमें आपको पता है, इसमें कुछ चीजें हम लोग डिफाइन करेंगे बेटा। सबसे पहला एम्पलीट्यूड, दूसरा वेवलेंथ और तीसरा फ्रीक्वेंसी, ठीक है? तो एम्पलीट्यूड क्या होता है, वेवलेंथ क्या होता है और फ्रीक्वेंसी क्या होता है, आप थोड़ा पढ़ के आना। इन सब के बाद में हम लोग प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी डिस्कस करेंगे। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या कहता है बेटा? तो मैं ये चीजें इसलिए बता रहा हूँ कि कल वाले क्लास में हम लोग पढ़ के आए, है ना? कुछ फॉर्मूले बेटा इसका? E is equal नहीं to दिख H. रहा। कुछ फॉर्मूला इसका बेटा आप लोगों को याद करके रखना है, तो वो कुछ क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे इन नेक्स्ट क्लास। फिर हम लोग बोर मॉडल की तरफ जाएंगे। बोर मॉडल से बेटा रेडियस ऑफ ऑर्बिट एंड सर्टेन एनर्जी ऑफ ऑर्बिट का क्या क्या फॉर्मूला होता है। देन वी विल डिस्कस कुछ एनर्जी को लेके कुछ टर्म्स डिस्कस करेंगे। देन वेलोसिटी, देन स्पेक्ट्रम। नहीं, 5 मिनट नहीं, 5-6 मिनट हो। ठीक है, तो स्पेक्ट्रम में 2 पार्ट हम लोग पढ़ेंगे, कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस। द कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस के आपको थोड़ा सा आइडिया होगा इनका, कंटिन्यूस क्या रहता है, डिसकंटिन्यूस क्या रहता है। पढ़ के आना थोड़ा सा, इनके कुछ पॉइंट्स में डिस्कस करने वाला आप लोगों के साथ में, क्योंकि स्टार्टिंग में काफी ज्यादा थ्योरी है इसमें। स्पेक्ट्रम को 2 पार्ट में और भी हम लोग क्लासीफाई करते हैं। एमिशन, एब्जॉर्प्शन, वो क्या क्या रहते हैं,
दोनों में क्या क्या डिफरेंस आपको दिखेगा। एक में सिर्फ कुछ लाइन्स ही दिख रहा है कहीं कहीं पे ना, ऐसा कुछ रहता है। तो ये हम लोग दोनों डिस्कस करेंगे। देन वी विल गो टू सम, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा सीरीज डायमंड, बार्मर, पार्सन, ब्रैकेट। आप लोगों ने शायद ये भी पढ़ा होगा एच अल्फा लाइन, एच बीटा लाइन कहाँ कैसे मिलता है। ठीक है, तो हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। तो ये पॉइंट हम लोगों का सब कुछ नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाला है। ठीक है, थैंक यू। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से।